नमस्कार, जय हिंद। आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही खुशी की बात है कि आज ये 15 अगस्त के पावन अवसर पर आप सभी के बीच हमें कुछ कहने का मौका मिला है, जिसके लिए सर का मैं सदा आभारी रहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज ये 15 अगस्त हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि आज ही के दिन हमारा देश बहुत ही क्रूर शासक अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है। और कई वर्षों तक, मतलब कि 200 साल तक हमारे देश में अंग्रेजों का शासन रहा, जो बहुत ही बुरा हरकत हमारे भारतवासियों के साथ करता था। बहुत ही कष्ट हमारे भारतवासियों को देता था। और बहुत सारे संघर्ष हमारे महान क्रांतिकारियों का रहा, और बहुत सारे संघर्ष हमारे महापुरुषों लोगों ने करके हमारे देश को आज़ाद करवाए, और हमारा देश तब जा कर के आज़ाद हुआ। आज़ादी और गुलामी, रियली में आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलामी का सामना किया हो, जो कभी गुलाम रहा हो, वही आज़ादी का रियल अर्थ समझ सकता है। नहीं तो, क्योंकि अब तो सिंपल सी बात है कि अब तो हम लोग गुलाम हो नहीं सकते, और भविष्य में ये होना भी नहीं चाहिए। हम लोग का ये संघर्ष रहना चाहिए, कभी भी भूल से भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उस गुलामी का और आज़ादी का रियली में समझने के लिए कुछ हमें इतिहास के पन्नों को उलट करके देखना चाहिए। तब जाकर के हम रियली में गुलामी क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे। तब जाकर के हमें आज़ादी के रियली मायने पता चलेगा। तब जाकर के हम आज़ादी को रियली खुल करके हम लोग जी पाएंगे। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अंग्रेज हम भारतवासियों पर कितना ज़्यादा अत्याचार करता था, कितना ज़्यादा अत्याचार हम भारतवासियों पर। उनका खाना, रहना, सोना, पीना सब एकदम इतना कठिन था, इतना कठिन कि आप सोच भी नहीं सकते। खुल करके अपने मन से खाना भी कुछ अच्छा नहीं खा पाते थे, और इतना जुल्म ढाते थे भारतवासियों पर। ऐसा था कि जो कमाए वही ना खाए, जिसका घर, जिसका धन, जिसका दौलत वही भुगतान ना करे, जो मेहनत करे वही कम रोटी खाए। ऐसा था हमारे भारतवासियों पर। हम खुल करके ना कोई खेती कर सकते थे, ना कुछ बड़े काम कर सकते थे, नहीं बड़ा कोई जॉब कर सकते थे। अपने चाहते हुए भी कुछ विशेष बड़ा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सारा अंग्रेज का नियम था। और अंग्रेज के नियम का, हम लोग अंग्रेज का गुलाम थे, तो हम लोगों को अंग्रेज का नियम का पालन करना था, मजबूरी था, और उसका नियम का पालन करना पड़ता था। बहुत ही क्रूर शासक रहा हम भारतवासियों पर अंग्रेजों का। हमें जब वो सब दिन याद करते हैं, या थोड़ा भी इतिहास का पन्ना अगर उलट करके देखते हैं, वो सब का शासक देखते हैं, हम भारतवासियों के सताए हुए दिन को देखते हैं, तो हम लोग का रूह तक कांप उठता है कि इस तरह से हमारे पूर्वज लोग कष्ट झेले हैं, अंग्रेजों द्वारा सताए गए हैं हमारे पूर्वज। और ऐसा भी होता है, जब इतिहास पढ़ते हैं तो खून खौल उठता है उन अंग्रेजों पर जिन्होंने हमारे पूर्वज को इतना कष्ट दिया, इतना सताया। अंदर से खून खौल उठता है कि अगर वो सामने आए तो हम गोली मार देंगे। रियली में ऐसा होता था। और कभी कभी जब उनका कष्ट, हम भारतवासियों को कष्ट के बारे में जब सुनते थे कि इस तरह से कष्ट देता था, तो आँख से आंसू तक आ जाते थे कि इस प्रकार हमारे भारतवासी लोग इतना कष्ट सह करके तब जा कर के रहे हुए हैं। और इसी कष्ट न सहन करके कुछ वीर महापुरुषों ने इसके विरोध में खड़ा हुए, और खड़ा होकर के इससे लड़े, और लड़ करके हमारा देश को आज़ाद किए। और ऐसा भी होता था कि उस समय डर के मारे कोई विशेष खड़ा नहीं होता था, और कोई विरोध भी किया तो उसे इतना सख्ती से उसको दबाया जाता था।
और इतना ज़्यादा कष्ट उसे दिया जाता था कि वो डर के मारे वो कुछ विशेष बोल नहीं पाते थे, इतना कष्ट दिया जाता था। जब महापुरुष हमारे जब जागरूक हुए, अंग्रेज के खिलाफ जब लड़ने लगे, तो अंग्रेजों का जड़ थोड़ा सा डगमगाया। तो इसी बीच हमारे बहुत सारे महान क्रांतिकारी हुए, बहुत सारे लोग लड़े, लेकिन हम छोटा सा आप लोगों के बीच एक टिप्पणी बतलाते हैं, छोटा सा एक कहानी बतलाते हैं जो किस तरह से क्रूर शासक था हमारे अंग्रेज, हम लोग को अंग्रेज किस तरह से सताया करता था। जब हमारे कुछ महापुरुष लोगों ने अंग्रेज के खिलाफ जब लड़ने लगे, तो उन्होंने एक नियम लागू किया, रॉलेट एक्ट नामक कानून, एक नियम लगाया जिसके अंतर्गत किसी भी भारतवासियों को एक शक के निगाह पर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था और उस पर मुकदमा चला दिया जाता था और उसे जेल में उसे सज़ा सुना दी जाती थी, बगैर कोई गुनाह की हो ना की हो, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता, केवल उस पर शक हुआ और उसे ले आकर के जेल में रख दिया करते थे। ये कानून 1919 में आया था। तो 9 अप्रैल 1919 को हमारे भारत के 2 महान क्रांतिकारियों को उसने पकड़ के जेल में रख दिया पूरी, और उन पर कार्रवाई कर दी, उन्हें सज़ा दे दी। ये जब बात हमारे भारत में फैली तो एक आक्रोश की भावना हमारे देशवासियों के अंदर छा गया कि ये गलत कानून है, किसी पर भी शक करके अब से गिरफ्तार कर लीजिए और इसको जेल में रख दीजिए, ये गलत है। और अंग्रेज के लिए ये तो और बड़ी बात है कि अंग्रेज का दुश्मन तो भारतवासी के जो भी क्रांतिकारी थे वो सब दुश्मन ही थे एक तरह से मानिए। तो इन्हें तो ये नियम बना करके और अच्छा लगता था कि जो भी आखिर क्रांतिकारी करे उससे पट सिक्का पकड़ ले और ले आकर के जेल में रख दे और उसको सजा दे दे। ये नियम बहुत ख़राब था। तो इसके विरुद्ध में हमारे भारतवासी एक मीटिंग बैठा है, 9 अप्रैल के इन्हें गिरफ्तार किए और 2 दिन 10, 11, 12 के एक प्लान बनाया गया है 3 दिनों में कि 13 अप्रैल को हम लोग एक जगह पे हम लोग मीटिंग करेंगे और इसके विरुद्ध में हम लोग एक धरना प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था, कुछ विशेष बड़ा नहीं था। तो इन्होंने एक जगह सेटिंग की कि कहाँ पर किया जाए, तो उन्हें एक लगा कि एक मेला लगता था, बैसाखी का मेला, जालियावाला बाग, वहाँ पे बैसाखी का मेला हर साल लगता था, जहाँ पे वो लोग अपना बैठ करके शांतिपूर्वक एक छोटा विरोध प्रदर्शन करने वाले थे। वहाँ पे बहुत सारे हमारे भारत के लोग, मेला के दिन था 13 अप्रैल 1919, मेला के दिन था, बैसाखी का मेला था। वहाँ पे मासूम लोग, हमारे भारत के सभी लोग अपने घर परिवार के साथ, किसी कोई बीबी, कोई बच्चे, कोई बेटी, कोई बहन के साथ वहाँ पे मेला पे घूमने गए थे और मेला घूम रहे थे लोग। अच्छा, ऐसे ही जिस तरह से मेला हम लोग अपने घूमते रहते हैं उस तरह से मेला लगा हुआ था उस दिन, और उस दिन सारे लोग मेला घूम रहे थे। उसी में हमारे भारत के क्रांतिकारी लोग आए और धरना प्रदर्शन में बैठ गए हुए थे कुछ, और लगभग 20 से 25 हज़ार लोग वहाँ पे केवल मेला घूमने गए थे। और उन लोग का मन में कुछ इस तरह से नहीं था कि हम लोग कोई धरना प्रदर्शन या कुछ इस तरह से अंग्रेज के खिलाफ कुछ नहीं था। वो लोग आम जनता थे, मासूम लोग थे, मेला घूम रहे थे और उन लोग को कुछ इस तरह से विशेष नहीं था। उतना भयानक अंग्रेज लगा कि हम लोग के विरुद्ध में ये धरना प्रदर्शन वहाँ करने वाला है। जनरल ओडायर नाम का अंग्रेज था, उसको ये भनक लग गया। उसने तुरंत एक्शन लेकर के अपने फौज के साथ में लेकर के, तोप लेकर के उस मेला में पहुंच गया। और आप लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि उस जालियावाला बाग में जाने का और आने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो भी 6 फुट का। वो अंग्रेज पहले पूरा सेना को अंदर प्रवेश करा लिया, उसके बाद तोप को मेन गेट पर लगा दिया और बगैर कोई चेतावनी की, बगैर कुछ कहे, अचानक भारतवासियों पर वो हमला बोल दिया, डायरेक्ट फायर। वहाँ पे उपस्थित मेला में किसी भी व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। उतने मासूम लोगों पर
उसने डायरेक्ट फायर कर दिया। थोड़ा भी दया नहीं आया कि उन निहत्थों पर, उन मासूम लोगों पर, वो बेसहाय लोगों पर अचानक से गोली का प्रहार। वो लोग छटपटाने लगे कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, क्या ये अन्याय है। बहुत ही वो लोग अपने अपने जान का भी भीख मांग रहे थे, लेकिन कोई दया दृष्टि नहीं दिखाया। वहाँ पे कुछ मिनटों में 1600 राउंड गोली चलाई, हजारों की संख्या में वहाँ पे लाश बिछ गई। वहाँ पे बहुत सारे अनाथ हो गए, कितनी माँ का मांग उजड़ गया, कितनी बहन का सुहाग उजड़ गया, कितनी बहन विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। थोड़ा भी मोह माया नहीं लगा उस अंग्रेज को कि हम किस निहत्थे और बेसहारे लोगों को हम मौत के घाट उतार रहे हैं। दिल्ली में दिल पिघल जाता है वो दिन जब याद करते हैं, बहुत आँख में आंसू गिर जाता है। और इतना ही नहीं अंग्रेज किया, जब वहीं बगल में उपस्थित कुआं था, उसमें कितना भारतवासी अपना जान बचाने के लिए उस कुएं में कूदते गए। और कुएं में जिस तरह से नीचे कूदते गए, उस तरह से ऊपर से लोग आते गया, कूदते गए। जिस तरह से नीचे आदमी दबते गए, एक दूसरे के ऊपर से कूदते गए, एक दूसरे के ऊपर से नीचे आदमी नीचे ही दम तोड़ दिए। और लास्ट में ऐसा हुआ कि जब जनरल ओडायर जब जाने लगा, तो उस कुआं में जितने व्यक्ति को देख करके उस पर से लाश, सैकड़ों लाश उस पर बिक दिए, जिससे कि नीचे आदमी दबे, वो अपना प्राण त्याग दिए दम घुट करके। ऐसा क्रूर शासन था अंग्रेजों का। इतना ही नहीं मित्रों, जब लौटने लगा, तो जितना भी रास्ते में उसको भारतवासी मिलता गया, उस सबको गोलियों से भूंजते चला गया, सबको मौत के घाट उतारते चला गया। ऐसा था अंग्रेज, और सबको तोप में बांध करके घसीटते हुए लेकर के चला गया। ऐसा क्रूरता उसने दिखलाई हम भारतवासियों पर। इससे उसे अंग्रेज लोग उसको बड़े पोस्ट दे दिए और वो लंदन चला गया। उसी जालियांवाला बाग में एक हमारे भारतवासी भाग्यवश एक बच गए थे, जिसका नाम था उधम सिंह। वो अपनी आंखों से पूरे घटना को देख रहे थे, एक एक घटना को, और उन्होंने उसी वक्त शपथ ले लिया कि जिस डायर ने हमारे सामने हमारे भारतवासियों को इस तरह से क्रूरता से मारा है, हम भी उसका प्राण लेंगे। और उन्होंने उसी वक्त ठाना और उसी वक्त भीड़ गया। उसी वक्त से उन्होंने, मतलब वो बच्चे थे उस समय, उस वक्त से उन्होंने मेहनत किया, किस तरह से यहीं पे कारपेंटर का काम किया, पैसा इकट्ठा किया, लंदन गए और लंदन में वहाँ पे होटल में काम किए। होटल में काम करने के बाद उन्होंने एक पिस्टल खरीदा, और पिस्टल खरीद करके वो चाहते तो बीच में भी उसको मिल लेते जनरल ओडायर, वो चाहते तो मार देते, लेकिन उनका एक ही मकसद था कि जिस तरह से डायर हमारे भारतवासियों को पूरा ग्रुप में मारा है, हम भी उसके समूह में ही हम उसको मारेंगे। तो इतना करने में हमारे उधम सिंह को पूरा 21 वर्ष लग गया। जब उन्होंने एक दिन जनरल ओडायर का बहुत बड़ा सभा लगा था, उसमें वो अंग्रेजी ड्रेस पहन करके और एक किताब में उस डिज़ाइन को काट करके उसमें पिस्टल छुपा करके वो गए और जस्ट जनरल ओडायर के सामने आए और पिस्टल निकाल करके ठाए ठाए गोली मार दी। और उस वक्त वो चाहते तो सारे वहाँ के अंग्रेज सेना लोग डर गए थे। अगर वो चाहते तो वहाँ से भाग जाते, किंतु वो वहाँ से भागे नहीं। वो अपने आप के आत्मसमर्पण किए और बोले कि आप लोगों को डरने की बात नहीं है, हमें जिससे दुश्मनी थी हमने उसे मार दिया है, आप लोग हमें गिरफ्तार कर लीजिए। और उसी वक्त वो गिरफ्तारी दे दिए, चले आए। ये था हम अंग्रेज का शासन, और ये थे हमारे भारत के महापुरुष जिन्होंने अपना प्राण दे करके और हमारे भारत के लिए अपना आन बान शान इस तरह से करते गए।
जय हिंद, जय भारत। मेरा लेक्चर इतना पर ही समाप्त हुआ है।